का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। तो यहाँ पर टैरिफ धमकियों के आगे नहीं झुका भारत, बढ़ गया रूस से कच्चे तेल का आयात। तो एक बड़ी और अपडेट आती हमें नज़र आ रही है, बैक टू बैक डेली कोई ना कोई ऐसी अपडेट आ रही है जो यहाँ पर इंडियन ऑयल से काफ़ी अच्छा कनेक्शन रखती है। सो अमेरिका ने आगे के लिए समझें तो यहाँ पर ट्रेड डील ना फाइनल कर पाने के बाद किसका अमेरिका ने बीतों दिन भारत को लगातार टारगेट किया। अमेरिका धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ सप्ताह पीछे की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रूस से व्यापार और कच्चे तेल ही खरीद का हवाला देते हुए भारत पर मोटा टैरिफ लगाने के बाद भी भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात इस महीने बढ़ गया। अगर ऐसा है, जो कि साहनी जी ने भी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट दी जो कि हमने आगे भी शेयर की हुई हैं और कुछ अपडेट हमने कल भी दी थी। तो जानकारी के मुताबिक भारत ने अगस्त में अब तक रूस से प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल खरीदा है। यह बात भी सामने आई कि देश की रिफाइनरी कंपनियां कच्चा तेल खरीदने में आर्थिक पहलुओं को प्राथमिकता दे रही हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपडेट देखने के लिए हमें मिल रही है। अगर वैश्विक आंकड़ा या फिर विश्लेषक फर्म केपलर की बात करें तो अगस्त के पहले पखवाड़े में भारत ने प्रतिदिन लगभग 52 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया और इसमें से 38% तेल रूस से आया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इस दौरान रूस से हर दिन 20 लाख बैरल तेल आयात किया गया है और फिर जुलाई में भी यह आंकड़ा 16 लाख बैरल प्रतिदिन था। इस तरह मासिक आधार पर भारत का रूस से तेल आयात बढ़ गया है। और तो और इस अवधि में इराक से खरीद घटकर 7.3 लाख बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब से याद 7 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर 5.26 बैरल प्रतिदिन रह गया। और केपलर के मुताबिक भारत में अमेरिका से प्रतिदिन 2.64 लाख बैरल तेल आयात किया और रूस से कितना हो रहा है? रूस से 20 लाख बैरल। तो सबसे ज्यादा तेल आयात अभी भी रूस से किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, केपलर के प्रमुख शोध विशेषज्ञ सुमित रिटोलिया ने कहा है कि भारत का रूस से व्यापार स्थिर बना हुआ है। भारत में रूसी कच्चे तेल का आयात अगस्त में अब तक स्थिर बना हुआ है और जुलाई 2025 के अंत में ट्रंप प्रशासन के शुल्क की घोषणा के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आई है। तो ये पॉइंट समझने वाला है यहाँ पर, जो हमें एक बड़ी अच्छी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। और तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ या फिर कहें 50% बढ़ाकर किया, लेकिन भारत रूस से बहुत अधिक व्यापार कर रहा है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने ऐसा, तो यूक्रेन जंग में भी उसकी आर्थिक सहायता कर रहा है। और वहीं भारत ने यूएस द्वारा लगाए गए टैरिफ को तर्कहीन बताया और स्पष्ट किया कि भारत अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। तो ये अच्छी बात है अगर रूस से कच्चा तेल अभी भी खरीदा जा रहा है, तो जिसकी वजह से कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, IOCL, BPCL, HPCL और भी कुछ कंपनियां हैं जिनको यहाँ पर सस्ता तेल देखने के लिए मिल रहा है। कितना सस्ता है वो भी हमने आगे एक जो है साहनी जी द्वारा बताया गया है, इंडियन ऑयल CEO के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, तो वो भी हमने अपडेट की है। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी अपडेट आती नजर आई। तो समंदर के नीचे छिपे क्रूड ऑयल के भंडार को मिशन मोड में खोजेगा भारत, PM मोदी ने खुद किया ये बड़ा ऐलान। देखिए, इस अपडेट की बात करूं तो एक नॉलेज वाली अपडेट है। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो 2 दशक में घरेलू क्षेत्र में तेल एवं गैस के भंडार खोजने के लिए अभियान का बहुत उत्साहजनक परिणाम नहीं दिखा है, लेकिन भारत अपनी कुल तेल खपत 87% आयात करता है। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गहरे समुद्र के भीतर तेल एवं गैस भंडार खोजने का काम मिशन मोड को शुरू करने की घोषणा भी दी है। फिलहाल भारत रूस से काफ़ी तेल खरीद रहा है और जिसकी वजह से अमेरिका से रिश्ते खराब हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो तेल एवं गैस उत्पाद में भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी जी ने भाषण में कहा कि 2 बार इस बात का जिक्र किया है कि विदेश से ऊर्जा आयात करने पर देश को कितनी ज़्यादा राशि खर्च करनी पड़ रही है और इसका समाधान तभी होगा जब देश ऊर्जा क्षेत्र से आत्मनिर्भर होगा। तो दैट मीन अगर 11 वर्षों की बात कर ली जाए तो सौर ऊर्जा 30 गुना बढ़ती नजर आई है। पनबिजली का भी विस्तार हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर भी इंडियन ऑयल भी बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहा है और परमाणु ऊर्जा की क्षमता को भी 10 गुना बनाने का संकल्प किया गया है। तो इसी तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे नए रिएक्टर पर काम हो रहा है और समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे, जो विकसित देश को बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या ढूंढा जा रहा है। नीचे की तरफ डीप कच्चे तेल की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इस तरह से अगर ऐसा इन फ्यूचर होता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी।
और 1200 से अधिक स्थानों पर खोज अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल्स में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे। तो ये भी चलिए एक अच्छी बात है, लेकिन एक समझें तो भारत को सबसे महंगा तेल कौन बेचता है? भारत का कुल इंपोर्ट रूस से 37% है, जिसकी कीमत $63 प्रति बैरल है। इराक से 78, सऊदी अरब से 83, अमेरिका से 83, यूएई से 78। तो इस तरह से सभी ही देशों से लगभग महंगा ही है, लेकिन रूस से हमें काफ़ी सस्ता तेल मिलता है इन के कंपैरिजन करें, जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है मार्जिन में। अगर ये दूसरे देशों से तेल खरीदेंगे तो इनको कम प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर कंपैरिजन करें रूस के तेल। ये वो पॉइंट है जो समझने वाला है और नई अपडेट ये देखने के लिए मिली। तो एक साइड तो एक अपडेट ये है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अक्टूबर के लिए यानी कि 2 मिलियन बैरल अमेरिका WTI क्रूड खरीदा। एक रिपोर्ट तो हमें यहाँ पर ये बता रही है कि अक्टूबर के लिए यानी कि आने वाले महीनों के लिए 2 मिलियन बैरल अमेरिका WTI क्रूड खरीदा। अगर इसको थोड़ा सा समझे, जहाँ पर आपको टाइम भी देखने के लिए मिल रहा है, तो 3 व्यापार सूत्रों ने जो फ्राइडे को यहाँ पर सरकारी तेल शोधक कंपनी यानी कि इंडियन ऑयल ने अक्टूबर डिलीवरी के लिए 2 मिलियन बैरल अमेरिका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड खरीदा। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उसने मर्क्यूरी से दिनांकित ब्रेंट क्रूड की तुलना में $2.80 से $2.90 प्रति बैरल के प्रीमियम पर कार्गो खरीदे। यानी कि IOC ने हाल ही में अमेरिका, कनाडा और मध्य पूर्व से कच्चा तेल खरीदा, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध विराम पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत से पहले रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। जो रशिया से तेल खरीदा जा रहा था, रूस से तेल खरीदा जा रहा था, अब ये क्या किया है, 2 मिलियन बैरल जो तेल खरीदा गया है यहाँ से, ये कितना महंगा पड़ेगा ये मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर अब समझ लीजिए, जो कि हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि अमेरिका से 2 मिलियन बैरल तेल खरीदा गया है, लेकिन वहीं पर देखिए IOC के अध्यक्ष द्वारा बड़ी अच्छी बातें समझ में आई हैं, या फिर 2 तरह की स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रही है कि कहना मुश्किल है कि यहाँ पर एक साइड तो दबाव बनाया जा रहा है, वो एक अलग बात है, और दूसरी साइड पर एक्शन भी कुछ इस तरह से लिया जा रहा है कि हाँ दूसरे देश से तेल तो खरीदा ही जा रहा है। लेकिन अब देखिए रूसी तेल आयात पर कोई रोक नहीं है, भारत आर्थिक तर्क के आधार पर आयात जारी रखेगा। तो एस साहनी जी जो इंडियन ऑयल के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा कहना है कि भारत ने अमेरिका राष्ट्रपति की टैरिफ धमकी के जवाब में रूस से तेल की खरीद बंद नहीं की है, बल्कि केवल आर्थिक कारणों के आधार पर ही खरीद जारी रखी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है अगर ऐसा है तो। और यूराल जैसे रूसी कच्चे तेल के ग्रेड पर दी जा रही जो छूट है, उसके आधार पर खरीद की मात्रा में मासिक उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि देखिए पहले जो छूट थी वो $40 यानी कि रूस से जो तेल खरीदा जा रहा था वो $40 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो डिस्काउंट था। लेकिन पिछले महीने के अंत में यह घटकर केवल $1.5 ही रह गई, और उसके परिणामस्वरूप उसका रिजल्ट क्या रहा कि फिर जो तेल था वो कम खरीदा गया। लेकिन तब से अब की बात करें तो $2.70 हो गई है, छूट बढ़ चुकी है। रूस तेल खरीदना जारी रखने की भारत की मंशा अपरिवर्तित बनी हुई है, और तो और पश्चिम देशों द्वारा जो युद्ध हुए, रूसी तेल से दूरी बनाने और यूक्रेन पर आक्रमण के बाद की लगाने प्रतिबंध हुए, लेकिन भारत 2022 से अब तक रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। और सानी ने यह भी कहा कि इंडियन ऑयल जैसी रिफाइनरियां रूस से कच्चा तेल पूरी तरह से आर्थिक कारणों से खरीदती है। आर्थिक यानी कि अपने फाइनेंशियल के लिए जो अपना पैसा है वो काफ़ी बड़ा सोल्यूशन कह रहे हैं तो समझे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बचता है। और अमेरिका टैरिफ के जवाब में खरीद में कटौती या बढ़ोतरी करने के लिए भी नहीं कहा गया कि जो टैरिफ लगे हैं उसके बाद भी कोई कटौती या बढ़ोतरी, यानी कि एक और पॉइंट से समझें तो कोई रोक नहीं है। जुलाई और इस महीने भी रूसी तेल भारतीय रिफाइनरियों को मिलता रहा है। तो एक पॉइंट अध्यक्ष का कहना है इंडियन ऑयल के कि जुलाई और इस महीने यानी कि अगस्त के महीने में भी रूसी तेल भारतीय रिफाइनरी को अभी तक मिलता रहा है, और पूरी तरह से आर्थिक आधार पर खरीदारी जारी रखते हैं, यानी कि कच्चे तेल की कीमत और विशेषताएं योजना के अनुकूल हों तो हम खरीदारी करते हैं, लेकिन आयात बढ़ाना या घटाना इस पर कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा और आर्थिक आधार पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। दैट मीन इंडियन ऑयल रिफाइनरियां कच्चा कुल तेल रूस से 22 से 23% हिस्सा रूस से आयोजित तेल का होता है। रूसी कच्चे तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे प्रतिबंधों का उल्लंघन होता हो। और तो और लास्ट पॉइंट समझे इस पॉइंट पर, तो आर्थिक अवसर का लाभ उठाते हुए भारत ने अपनी खरीद बढ़ा दी है। घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल पर उसकी निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। और तो और रूसी कच्चा तेल अब जरूरत का 30% पूरा करता है, और रूस से कच्चे तेल के आयात पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, और भारत ने आर्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी जारी रखी है।
ट्रंप को खुश करने के लिए रिफाइनरियों को अमेरिका के खरीदारी बढ़ाने के लिए कहे जाने की चर्चा के बारे में भी आईओसी से पूछा गया, चेयरमैन से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें अधिक खरीदारी करने के लिए कहा जा रहा है और ना ही हमें अमेरिका या किसी अन्य स्थान से कम खरीदारी करने के लिए कहा जा रहा है। आर्थिक विचार हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं। दैट मीन इनका कहना है कि इन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, ये जो कर रहे हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। देखिए, थी तो ये एक न्यूज़ ही, लेकिन इस न्यूज़ में हमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता है जो कि मैंने आगे डिस्कस किया। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो आपको थोड़ा आसानी से समझ आएगा, वरना आज आप देख रहे हैं फिर कल की वीडियो देखेंगे तो वो भी समझ में आने लगेगा। क्योंकि देखिए, रहती तो अब न्यूज़ जो है वो न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ के बेस पर क्या समझ आता है कि अध्यक्ष का कितना बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि उन पर ना तो किसी तरह का कोई दबाव है, वो अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपने लाभ को देखते हुए कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्रॉफिट जो पहले 40% था, $40 प्रति बैरल तक मतलब डिस्काउंट था, वो अब $1.5 रह गया था। उसकी वजह से इन्होंने कहा है कि हम दूसरे देशों से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन अगर ये दूसरे देशों से तेल खरीद रहे हैं तो नो डाउट वो तो इससे भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा होगा, और फिर शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, वो भी मैंने आगे डिस्कशन किया है। तो कुछ वीडियो देखने के बाद एग्जैक्ट समझ आएगा कि क्या सिनेरियो है। सो इंडियन ऑयल में म्यूचुअल फंड का डाटा भी अपडेट होता हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। जहाँ पर बात करें जुलाई मंथ का डाटा अपडेट हुआ है, जिसमें 62 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है और 29 म्यूचुअल फंड ने बेचा है। करीब करीब 98 लाख प्लस स्टॉक्स का चेंज हुआ है। तो क्या किया गया है म्यूचुअल फंड्स द्वारा जुलाई मंथ के अंदर, डीप जानने की कोशिश करें तो सिंपल से यहाँ पर यह पता चलता है कि पिछले 4 महीनों से, यानी कि जुलाई से पहले वाले जो 4 महीने हैं, उन 4 महीनों में कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड द्वारा इंडियन ऑयल में बाइंग आती नजर आ रही थी। लेकिन अगर पॉइंट पर समझे तो फिलहाल इस बार टॉप 4-5 म्यूचुअल फंड्स की बात करें बायर सेलर की, तो आईसीआई प्रूडेंटल ने यहाँ पर 52 लाख प्लस स्टॉक्स की बाइंग करी है, जबकि इनके पास पहले से भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई थी, करीब 1.5 करोड़ के करीब, या फिर 1.44 करोड़ स्टॉक्स के करीब अब इनके पास क्वांटिटी देखने के लिए मिल रही है। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड द्वारा भी 36 लाख से ज़्यादा के स्टॉक्स की बाइंग करी गई और पहले भी इनके पास 63 लाख स्टॉक करीब पड़े हुए थे। क्वांट मल्टी एसिड ने भी 24-25 लाख स्टॉक्स की फ्रेश बाइंग जुलाई में करी। निपोन इंडिया ETF ने भी 3,19,000 स्टॉक्स की बाइंग करी, इनके पास भी पहले काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। और तो और फिर यूटीआई आर्बिट्रेज और आईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 द्वारा भी 3,12,000 1,83,000 स्टॉक्स की बाइंग करी। अब ये बाइंग और कम होती नजर आई। देखा जाए तो टॉप बायर्स में 3 बायर देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर 52 लाख, 36 लाख और 24 लाख की क्वांटिटी बाय करी गई। बड़े बायर्स जो रहे। टॉप सेलर्स की बात कर ली जाए तो टॉप सेलर में हमें सबसे पहला आदित्य बिरला सन लाइफ देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर उन्होंने 41.5 लाख स्टॉक बेचे। दूसरा एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ, जिन्होंने 30 लाख स्टॉक्स की क्वांटिटी जुलाई मंथ में बेची। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया ने भी 30 लाख स्टॉक बेचे। बंधन आर्बिट्रेज ने भी करीब 18 लाख स्टॉक बेचे। वहीं पर आईसीआई प्रूडेंटल इक्विटी सेविंग ने भी 14.5 लाख 13 लाख स्टॉक बेचे। भारत 22 ETF के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 3.5 करोड़ की करीब, उनमें से इन्होंने 9.5 लाख स्टॉक बेचे। एक्सिस आर्बिट्रेज रेगुलर ग्रोथ की बात करें तो 8,67,000 स्टॉक्स से उन्होंने बेचे। तो इस तरह से देखा जाए तो 98 लाख के अधिक स्टॉक्स का जो चेंज हुआ है वो माइनस ही हुआ है। ऑल ओवर जो नंबर्स म्यूचुअल फंड के खरीदने वाले बायर ज़्यादा हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज यहाँ पर स्टॉक्स कम किए गए हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। और ये जब दौर प्रॉफिट बुकिंग का जुलाई मंथ में देखने के लिए मिला है। जुलाई मंथ में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा हाई लगाया, जहाँ पर कि स्टॉक 150 या 155 के करीब देखने के लिए मिला। 55 तक जा करके आया जुलाई मंथ में, और वहाँ से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई और जो स्टॉक को वापस से नीचे की तरफ लेकर के आई। मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि Q2 की अर्निंग्स का कहना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो जो है सामने आता नजर आ रहा है, उस पर भी एक अपडेट हमें आती नजर आ गई। पहले वाला वीडियो भी कुछ मिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस अपडेट को समझने के लिए वो भी जानना जरूरी है और उसको समझने के लिए ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूस से कितने रुपए में 1 गैलन क्रूड ऑयल खरीदता है भारत, और अमेरिका से आने वाला ऑयल कितना महंगा होगा। ये पॉइंट है, आगे इस पे पॉइंट और भी काफ़ी मिलेंगे, जहाँ से आपको इसकी क्लैरिटी बहुत बढ़िया से मिलेगी। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत जो है 85% तेल आयात करता है अपनी ज़रूरत का, जिसमें से 1/3 से अधिक तेल रूस से आता है। और रूस भारत को कच्चा तेल डिस्काउंट पर भी बेचता है, जो वैश्विक बाजार से मूल्य से कम में होता है। 2022 से 25 तक रूसी तेल की जो औसत कीमत वो 65 से $75 प्रति बैरल रही। यानी कि पिछले 3 साल की बात करें तो भारत को कच्चा तेल डिस्काउंट पर रूस से मिलता था, जो कि 65 से $75 प्रति बैरल रही। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट क्या है? अब यहाँ पर पॉइंट है, अगर पहले इससे पहले एक पॉइंट और समझ लें कि अगर एक बैरल को 42 गैलन क्रूड ऑयल होता है
तो रूसी तेल की कीमत के हिसाब से $70 प्रति बैरल माने तो $1.67 प्रति बैरल गैलन। ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे में अगर इंडियन रुपीज में हिसाब लगाया जाए तो 145 रुपए प्रति गैलन पड़ता है। एक प्रति गैलन जो है यहाँ पर 145 रुपए प्रति गैलन जो देखने के लिए क्रूड ऑयल का ये हमें रूस से मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं पर जैसे कि प्रतिबंध लगते नजर आए हैं, रूस से तेल को बंद करने की बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, और अगर अमेरिका से आयातित तेल की कीमत की बात करें जो रूस से मिलने वाले से काफी ज्यादा, वहां से हमें मिलता है 60 से $75 प्रति बैरल, लेकिन यहां से हमें मिलेगा 75 से $85 प्रति बैरल, जिस हिसाब से तेल की कीमत भी बढ़ती है। और 20 से यानी कि 165 के करीब यहां पर बताया जा रहा है प्रति गैलन, यानी कि एक 145 रुपए प्रति गैलन था और ये 165 रुपए प्रति गैलन होती है, यानी कि 20-30 रुपए महंगा। और अगर बड़े पैमाने पर अगर आप इसका हिसाब लगाएंगे और काफी बड़ी मात्रा में तेल आयात होता है सो अरबों रुपए का खर्च बढ़ता है फिर बनाता है। तो दैट मीन कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है इस पॉइंट से कि कहीं ना कहीं जहां प्रॉफिट 10,000 वहां कहीं ना कहीं करोड़ में वीकनेस तो देखने के लिए मिल ही सकती है। इस क्वार्टर की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जब से अब लागू हुआ है तो उसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है अगर ऐसा ही सिनेरियो रहता है तो। कहने का मतलब भारत इतना ही नहीं, अमेरिका से भारत तक का तेल का परिवहन जो रूस की तुलना में है, अगर आप रास्ते की बात करेंगे वो भी लंबा और महंगा है और शिपिंग लागत और बीमा शुल्क को भी बढ़ाता है। देखिए इन्होंने यहाँ पर कोई बड़ी मात्रा पर बात तो नहीं की, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये क्लैरिटी जरूर दी है इस अपडेट ने कि कहीं ना कहीं रूस से तेल खरीदना बंद, अदर कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से तेल खरीदना, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं महंगा तो है ही। भारत सरकार यानी कि 3 सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को जो एलपीजी के लिए जो अंडर रिकवरी के लिए जो लॉस हुआ था हर सिलेंडर के पीछे 200 रुपए का करीब, वहां पर 30,000 करोड़ के मुआवजे को मंजूरी मिलती नजर आई। इस सहायता से कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद और ऋण भुगतान और पूंजीगत व्यय को बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो नीड्स हैं उसको पूरा करने में इन 3 कंपनियों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। सेकंड पॉइंट, यह राशि जैसे कि मैंने कल भी बताया था 12 किस्तों में दी जाएगी और सरकार ने भुगतान की समय सीमा स्पष्ट नहीं की है। 2024-25 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी और आगे भी ऊंची रहेंगी। जेएम फाइनेंशियल की अगर गणना की बात करें तो वहां से पता चलता है कि 30,000 करोड़ रुपए में से इंडियन ऑयल को 14,500 करोड़ मिल सकता है अगर प्रेजेंटली बाजार के पूंजीकरण यानी कि 7.3% के बराबर पॉइंट को समझे तो। एचपीसीएल को 7,900 करोड़ और बीपीसीएल को 7,600 करोड़ की बात यहाँ पर कही जाए। इसके अलावा इंडियन ऑयल पर मेन अपडेट ये है कि जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रेटिंग को सेल से बढ़ाकर होल्ड पर कर दिया है और एक उचित जो है टारगेट का हवाला देते हुए 135 का टारगेट रखा है। और इसके अलावा 2027 वित्त वर्ष के मूल्य से पुस्तक मूल्य यानी कि 0.9x पर कारोबार कर रहा है और अगले 12 महीनों में 18 MMTPA 25% यानी कि अपनी जो रिफाइनिंग है, जो इनकी फैक्ट्रियां हैं, उनकी क्षमता का विस्तार करना भी इस बीच मजबूत अर्निंग की वृद्धि की उम्मीद जेएम फाइनेंशियल को दिखती इंडियन ऑयल में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए डिविडेंड तो यहाँ पर कंपनी ने फिलहाल 8 अगस्त की रिकॉर्ड डेट थी ही, फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर ही दिया 3 रुपए का। ये भी 8 सितंबर से पहले अकाउंट्स में आता नजर आ सकता है। एनालिसिस की बात कर लें तो 30 एनालिसिस है रिकमेंडेशन करने के लिए, जहां पर 7 सेल की बात कर रहे हैं, 5 होल्ड की बात कर रहे हैं, 5 फिर बाय की बात कर रहे हैं और 13 एनालिसिस ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्गली बाय की बात कर रहे हैं। मजे की बात यहाँ पर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डीआई की कैटेगरी में देखें तो एलआईसी ने काफ़ी अच्छा स्टेक इंडियन ऑयल में बनाया और भी काफ़ी सारी खरीदारी इंडियन ऑयल में एलआईसी द्वारा करी गई है, जिससे वजह से 6.4% का स्टेक या शेयर्स यहाँ पर इंडियन ऑयल पे एलआईसी के पास है। और तो और नो डाउट कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको पता ही है। 2023 की बात कर लें तो 8 रुपये डिविडेंड दिया है कंपनी ने 10 नवंबर और 28 जुलाई को। 7 रुपये का डिविडेंड 2024 को भी 12 जुलाई को मिला और फिलहाल एक फाइनल डिविडेंड जो है 8 अगस्त की बात कही जा रही है जो आता नजर आएगा। नो डाउट कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी अच्छी रही है। 2003 से कंपनी ने बोनस देने शुरू किए हैं 1.2, 1.1, 1.1 के अनुसार। 2022 में भी कंपनी ने 1.2 रेशो का बोनस दिया। एल&टी इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी, तो इस पर एक अपडेट आती नजर आई। लॉरेंस जर्को की सहायक कंपनी है एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक
हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की योजना की घोषणा हो गई। यह प्लांट बिल्ड ऑन ऑपरेट BO आधार पर विकसित किया जाएगा। 25 वर्षों तक इंडियन ऑयल को सालाना 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करके देगा। दीर्घकालिक साझेदारी से इंडियन ऑयल को अपने रिफाइनिंग कार्यों को कार्बन मुक्त करने और भारत के नेट जीरो लक्ष्य को योगदान देने में मदद मिलने की उम्मीद। 24 घंटे संचालित होने वाला यह संयंत्र हरित हाइड्रोजन के उत्पाद के लिए नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगा। उत्पाद प्रक्रिया गुजरात के हजीरा स्थित L&T इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अत्याधुनिक सुविधा में उच्च दबाव वाले क्षारीय इलेक्ट्रोलाइज पर निर्भर करेगी। मिशन का समर्थन करती है। हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आत्मनिर्भर स्वच्छता तकनीकी की ओर बढ़ते हमें ये नजर आ रहे हैं। रूस भारत से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदता नजर आया है, क्योंकि जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ तो रूस ने भारत को कम दामों में तेल बेचना शुरू। और अगर बात कर लें दूसरे देशों की, जैसे कि सऊदी अरब, इराक, तो ये जो देश हैं ये ब्रेंट क्रूड के करीब या उससे थोड़ा कम कीमत पर तेल बेचते हैं, यानी $80-85 प्रति बैरल, जिससे 10 से 15% तेल जो है महंगा हो जाता है। और अगर भारत मध्य पूर्व के समान मात्रा में तेल खरीदता है तो प्रति बैरल यानी कि $4 से $5 के अतिरिक्त खर्च के कारण सालाना अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ भारत पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए 20 लाख बैरल प्रतिदिन के याद पर $4 प्रति बैरल का अंतर सालाना यानी कि $2.9 अरब का अतिरिक्त खर्च बनता है। एक लास्ट पॉइंट इस पर बात करें तो रूसी तेल की डिलीवरी लागत जो डिलीवरी की जा रही है उसकी अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि रूस भारत को समुद्री मार्गों से तेजी से आपूर्ति कर लेता है। और वहीं पर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि अन्य देशों की तेल की आपूर्ति संभव है, लेकिन ये महंगा होगा और लॉजिस्टिक की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति पहले से अस्थिर है। अब ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने होर्मुज जल मार्ग जो है उसको बंद करने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में भारत के लिए समस्या भी पैदा। तो ये कोई खबर अच्छी खबर तो नहीं है अगर ऐसा कुछ देखने के लिए। फिलहाल इंडियन ऑयल हरित जेट ईंधन उत्पाद के लिए पानीपत डीजल रिफाइनरी का उन्नयन करेगी, यानी कि इंडियन ऑयल अपग्रेड करता पानीपत डीजल रिफाइनरी को ग्रीन जेट फ्यूल प्रोडक्शन से नजर आएगा। काफी ये अपडेट देखने के लिए अच्छी हमें मिल रही है। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यानी कि नेक्स्ट ईयर टिकाऊ विमान ईंधन जो एयरप्लेन्स में ईंधन जो है यहाँ पर डलता है SAF, उसके उत्पाद के जो एम से अपग्रेड करने के लिए जो पानीपत रिफाइनरी है 3 लाख बैरल प्रतिदिन की डीजल डिस्फ्राइजर इकाई को बंद करने की योजना बनाई। तो यह कंपनी जानकारी कंपनी के रिफाइनरियों के प्रमुख यानी कि अरविंद कुमार जी ने गुरुवार को दी। कुमार ने नई दिल्ली में एक उद्योग कार्यक्रम में बताया कि डीजल इकाई का ओवरऑल हाल इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में होने वाला है और भारत का लक्ष्य है 2027 तक यानी कि अगले साल तक जो विमान ईंधन है उसमें 1% स्थायी विमान ईंधन यानी कि SAF का उपयोग करना है, जिसे 2028 तक दुगुना करके 2% कर। सो रिफाइनरी के बंद होने से डीजल उत्पाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिफाइनरी के पास पानीपत संयंत्र में अतिरिक्त डीजल हाइड्रोट्रिट्स है। दैट मीन कि ये रिफाइनरी के जो डीजल बंद होने के उत्पाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग से सिस्टम जो है बने हुए हैं। और उन्नत इकाई पर खाद्य तेल प्रति वर्ष 30,000 मीट्रिक टन ASF का उत्पाद करेगी और देश की सबसे बड़ी रिफाइनर कंपनी इंडियन ऑयल SAF बनाने के लिए जो अदर रिफाइनरियां हैं कुछ कैरोसिन उत्पाद इकाइयों को भी उन्नत अपग्रेड करने पर विचार करेगी। और इंडियन ऑयल जल्द ही 70,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले यानी कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र और एक स्थायी विमान ईंधन परियोजना के लिए बोलियां भी मंत्री करेगा और पानीपत रिफाइनरी में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली हरित हाइड्रोजन सुविधा बनाने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉरेंस एंड टर्बो को पहले ही बोली दे दी। तो ये एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। L&T संयंत्र का निर्माण और संचालन करेगी। इंडियन ऑयल को 397 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हरित हाइड्रोजन बेचेगी और भारत ने रिफाइनरियों के लिए 2030 तक अपनी हाइड्रोजन की आधी मांग को हरित हाइड्रोजन के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। और तो और यहाँ पर नोमुरा की भी एक रिपोर्ट आती नजर आई है, जहां पर उन्होंने काफी अच्छी चीजें डिस्कशन में दी हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात की है, 26% तक की बढ़त की बात यहाँ पर कही गई है। नोमुरा इंडिया तेल विपणन कंपनियां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अपने लक्ष्य को भी बढ़ाते नजर आए हैं, जिसमें से IOCL, BPCL, HPCL के बारे में बात कही गई है। और तो और यहाँ पर मेन पॉइंट समझे तो इंडियन ऑयल के लिए उन्होंने 150 से 160 के टारगेट कर दिए हैं, HPSL के 435 से 540 और BPSL के लिए 360 से 435। नोमुरा का कहना है कि पेट्रोल डीजल के लिए जो मार्केटिंग मार्जिन है
क्वार्टर वन में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और तेल विपणन कंपनियों को पिछले 5 वर्षों के अगर औसत बात करें तो 3 रुपये प्रति लीटर की तुलना में 10.30 रुपये प्रति लीटर का मार्जिन मिला। और इस साल अप्रैल की बात कर लें, जो कि 1-2 महीने पहले की बात है, उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए सरकार द्वारा घोषित उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद तो काफ़ी अच्छा प्रति लीटर यहाँ पर बताया जा रहा है इनके द्वारा। और फिर भी उन्होंने को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26-28 के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कि आने वाले 2 सालों में जो इनके मार्जिन है 6 रुपये प्रति लीटर रहेगा, जो अभी भी काफ़ी अच्छा मार्जिन है। तेल विपणन कंपनियों ने रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार में भी महत्वपूर्ण जो निवेश की योजना बनाई है और उच्च विपणन मार्जिन में इनमें से कुछ पहलों को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने में मदद भी मिल सकती है कि गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल सकती है। और एक बड़ा पूंजी का एक बड़ी इन्वेस्टमेंट निवेश की योजना यहाँ पर पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार के लिए इंडियन ऑयल ने बनाई भी है, जो कि हमने आगे शेयर भी की हुई है। 2026 के दौरान सरकार ने जो 30,000 करोड़ की वसूली को ध्यान में रखते हुए जो वित्त वर्ष 25 तक जो लॉस हुआ है एलपीजी के पीछे, यानी कि सिलेंडर पे हर सिलेंडर पर काफ़ी लॉस हुआ है इनको कंपनियों को, तो इंडियन ऑयल यहाँ पर जो है और बीपीसीएल और एचपीसीएल के बीच में एक रूप से विभाजित किया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। वहीं यहाँ पर 2026 के दौरान जो देखने के लिए मिला और तो और पॉइंट को मेन समझे तो ब्रोकरेज ने इंडियन ऑयल को अट्रैक्टिव बताया है। अट्रैक्टिव क्या बताया है? उसका मूल्यांकन, यानी कि फिलहाल जहां पर स्टॉक का प्राइस है वो एक अट्रैक्टिव प्राइस है, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया है कि पी रेशो के अकॉर्डिंग की बात करें तो स्टॉक यहां पर सही देखने के लिए मिल रहा है कि महंगा नहीं है। और फिर एमटीपीए, आपको पता है कंपनी अपनी रिफाइनरी क्षमता भी बढ़ाने की बात कर रही है और बढ़ाती भी नजर आ रही है कंटिन्यूसली। और इंडियन ऑयल के पास महत्वपूर्ण डाउन स्ट्रीम विस्तार योजनाएं भी हैं। लेकिन फिलहाल पेट्रोकेमिकल के फिलहाल की बात की जाए वर्तमान में तो डाउन साइकिल के साथ नोमुरा को पेट्रोकेमिकल विस्तार से निकट से मध्यम शॉर्ट पीरियड और मीडियम टर्म की बात करें तो किसी भी अच्छा आय का योगदान की उम्मीद नहीं है पेट्रोकेमिकल से, तो इसका ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहना है। आरबीसी कैपिटल की बात कर लें तो ओपेक के जो 8 बड़े देश हैं उनके द्वारा 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के वॉलंटरी कट में से 80% उत्पाद वापस लेने जैसा है। अब तक सऊदी अरब ही सबसे ज्यादा उत्पाद बढ़ा रहा है, बाकी देश लक्ष्य से पीछे हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 3 अगस्त को होने वाली अगली मीटिंग जो है ओपेक प्लस सितंबर के लिए भी 5.5 लाख बैरल दिन की बढ़ोतरी का ऐलान करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई के पहले कई ट्रेड डील्स का ऐलान किया जाएगा और 1 अगस्त से नए टैरिफ लागू होंगे और इससे तेल की मांग और सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है। तो काफी सारे मिक्सअप से पॉइंट्स जो हैं देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट है कि सितंबर में भी 5.5 लाख बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो और वेल एंड गुड है, कहीं ना कहीं कंपनी अगले क्वार्टर के लिए भी एक अच्छा सिनेरियो बनाती नजर आएगी। वहीं पर अगर हम एक पॉइंट को समझे तो वो क्या है, देखिए भारत की तेल मांग 2050 तक प्रतिदिन 8.3 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है और आईओसी इस बढ़ती मांग से महत्वपूर्ण वृद्धि का एक गोल टारगेट लक्ष्य रखती है। आईओसी लक्ष्य ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित करके अपने सुधार करती, जो कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को कम करना और 2040 तक नेट जीरो इमिशन जो है यहाँ पर कार्बन का है ना, 2050 तक इसका लक्ष्य 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करना है और लाखों टन जैव ईंधन और बायोगैस का उत्पादन करना है। वहीं पर 2047 तक तेल कारोबार की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी चार्जिंग जैसे स्वच्छ ऊर्जा पहलों के साथ जोड़कर $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की कंपनी बनने की बड़ी योजना है। तो ये कुछ गोल्स हैं इंडियन ऑयल के इन फ्यूचर के लिए। और तो और यहां पर समझे तो कंपनी अपनी अब अक्षय ऊर्जा पर भी काम कर रही है, जिसका लक्ष्य है सौर, पवन, जल विद्युत, जैव ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 2030 तक ही 31 गीगावाट क्षमता को हासिल करना है। यानी कि जो काम कंपनी फिलहाल कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन साथ में कंपनी अब ई एनर्जी जैसी चीजों पर भी फोकस करी है, जो कि मैंने आगे भी काफी अच्छा डिस्कस किया हुआ है। और जो खुदरा दुकानों पर परिचालन हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित करके स्थिरता को बड़ा कदम पहल की ओर उठाया है। इंडियन ऑयल की जो योजना है 2050 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 8वां हिस्सा पूरा करने की है और स्वयं को भारत के भविष्य के ऊर्जा प्रदर्शन के लिए एक स्तंभ रूप के स्थापित करना चाहती है। वहीं पर पेट्रोकेमिकल उत्पाद को भी क्षमता को बढ़ाती कंपनी कंटिन्यूसली नजर आ रही है, जो कि 2030 तक 3 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। गुजरात पानीपत रिफाइनरियों में नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और हल्दिया में ल्यूब ऑयल क्षमता भी बढ़ाई जा रही है, जो कि मैं आपके साथ वैसे पहले वाली वीडियोज में डीप एनालिसिस करता रहता हूँ। आगे संडे की वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर के आता हूँ। और इसके अलावा भी समझे तो ईंधन स्टेशन, थोक भंडार, टर्मिनल, अंत दृश्य डिपो, विपान, ईंधन स्टेशन और एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों के साथ एक अच्छा मिश्रण संयंत्रों का नेटवर्क है। देश भर में अपने ऊर्जा पंपों पर लगभग 257 इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन और 29 बैटरी स्वापिंग स्टेशन भी स्थापित किए।
तो 257 जो है धीरे धीरे कंपनी ने, आपको पता पिछले साल की बात करें तो सन मोबिलिटी के साथ एक कोलैब हुआ था जो मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट ईयर। वहां से कंपनी धीरे धीरे 257 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अभी एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है और कच्चे तेल के दाम भी कम होते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी पर देखने के लिए शेयर पर मिल ही रहा है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। एक और कंपनी है पतंजलि फूड्स, जो अपने शेयर धारकों को तोहफा देते हुए हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर फ्री में मिलते नजर आएंगे। लेकिन अभी तक इस कंपनी ने यहाँ पर रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है, तो रिकॉर्ड डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर जो एक्सचेंज में जानकारी दी है, बैठक में बोर्ड में गुरुवार को हुई बैठक में 2.1 बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की। तो फिर रिकॉर्ड डेट जब तय होगी तभी पता चलेगा क्या सिनेरियो है। लेकिन फिलहाल 2.1 का बोनस रेशो यहाँ और दूसरा HDFC बैंक का भी बोनस जो है जो। बाकी देखिए वीडियो हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई डिसीजन ले, किसी भी तरह का निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बड़ी बात खुद भी स्टडी जरूर किया करें। सो चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।